दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप bpscconceptwala.com की वेबसाइट पे अपने आंसर्स को रेगुलरली पोस्ट कर रहे होंगे। आप सिर्फ आंसर पोस्ट ही नहीं करिए बल्कि आंसर को रिव्यू भी करिए। अगर आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आप उस सब्जेक्ट में आपने काफ़ी कुछ स्टडी किया है, गहन अध्ययन किया है, तो आप दूसरों को इवेलुएट करने की क्षमता भी रखते हैं। तो अगर आप दूसरे की इवेलुएट करेंगे तो आपको उससे काफ़ी पॉइंट्स भी मिलेंगे जो आप अपने आंसर में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप आंसर अपलोड करते हैं वेबसाइट पे तो एटलीस्ट आप 5 आदमी को ज़रूर इवेलुएट करिए, आपको फ़ायदा होगा। आप 10 दिन करके देखिए फिर आपको कितना फ़ायदा होता है। तो फ़िलहाल क्वेश्चन पे आते हैं। जो आज का सवाल जो हम लोग डिस्कस करेंगे, आज का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सवाल है, जो हमारे जीएस पेपर 2 के सेक्शन 3 से लिया गया है। क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द रिलेवेंस ऑफ पार्कर मिशन, इज पीपीपी मॉडल सस्टेनेबल फॉर इंडियन स्पेस इंडस्ट्री। ये क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट है? तो आप क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो क्वेश्चन बात करता है पार्कर मिशन की। पार्कर मिशन क्या है? ये एक ऐसा मिशन है जो अंतरिक्ष के जो हमारा नियरेस्ट स्टार है, नियरेस्ट स्टार जो है वो सन, उसको स्टडी करने के लिए ये जाता है। अभी तक हम लोग दूसरे प्लैनेट पे या चंद्रमा पे या स्पेस में भेजते थे, अंतरिक्ष में भेजते थे स्टडी करने के लिए, लेकिन अब सन पे भेज रहे हैं, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा इम्पोर्टेंट ये भी है कि इसमें देखिए एक पीपीपी मॉडल की बात करता है। ये पीपीपी मॉडल की बात करता है जो कि एक, आप जानते हैं कि ये कोर इकोनॉमिक टर्म है, ठीक है। और जो इंडियन स्पेस इंडस्ट्री है ये कोर टेक्नोलॉजिकल टर्म है। तो ये क्वेश्चन जो है ना वो इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी को मिक्स करता है। तो जब इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी को मिक्स करता है तो आपके समझ का जो दायरा है, जो आपको रिलेट करेगा, रिलेट करने की जो आपकी क्षमता है दो चीज़ों की, उसको ये क्वेश्चन जो है ना वो परखेगा। तो अगर किसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, किसी आंसर राइटिंग को लिखने जाते हैं, तो मन में अगर इस सवाल के बारे में जो भी हमको आता है तो पहले हम क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो नॉलेज है वो हम इस क्वेश्चन में किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हम देखें तो जो पहला पार्ट है कि एक्सप्लेन द रिलेवेंस ऑफ पार्कर मिशन, पार्कर मिशन की प्रासंगिकता के बारे में बताएं, तो हम इसको तोड़ेंगे। आप देखिए ये क्वेश्चन जो आएगा वो करीब 38 नंबर का रहेगा। तो 38 नंबर का अगर मान लीजिए इंट्रो कंक्लूजन में आप 4-4 नंबर दे देते हैं तो फिर भी एक पार्ट जो है वो 15 नंबर का मिनिमम रहा, ठीक है। तो सिर्फ रेलिवेंस लिख के आप चाहें कि 15 मिल जाए तो ना, ये तो ना होगा। तो एटलीस्ट आपको अगर टॉपिक कोर एरिया यहाँ है तो उसके आड़ा तिरछा में लिखना पड़ेगा, थोड़ा माहौल बनाना पड़ेगा, तब जाके आप कोर को एग्जैक्टली प्रॉपरली टेकल करेंगे, ठीक है। तो हम थोड़ा तोड़ते हैं इसको और भी पार्ट में तोड़ते हैं, और भी क्या डायमेंशंस, क्या एस्पेक्ट हम इसमें ऐड कर सकते हैं उसको हम देखते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है, हम तो शुरुआत करेंगे कि पार्कर सोलर प्रोब मिशन है क्या, ठीक है। इसमें तो पार्कर मिशन है तो आप सीधा पार्कर मिशन लिखेंगे कि असल में पार्कर मिशन है क्या, ठीक है। तो इसको दूसरा हम इसको तोड़ सकते हैं कि अब हमने बता दिया कि पार्कर मिशन ये है, वो सिग्निफिकेंट क्यों है। इसका मतलब कि आज तक वैसा जो मिशंस हुए उसमें और इस मिशन में क्या डिफरेंस है, इसमें क्या ऐसा नया कर दिया जो इसको एक पिकुलियर बनाता है, वो हम लिखेंगे सिग्निफिकेंस में, ठीक है। अब पार्कर मिशन भी हम समझा दिए, ये भी समझा दिए कि हाँ भाई हमारा सामान जो है सबसे अलग है। अब ये बताना पड़ेगा ना कि सामान अलग तो है, लेकिन ये तो बताओ क्या काम क्या करेगा भाई। ये जो अरबों खरबों डॉलर हम लगाएंगे इस पे, तो हमको कैसे हेल्प करेगा ये, इसकी रेलिवेंसी किसके लिए, स्पेस रिसर्च के लिए, इसकी रेलिवेंसी ह्यूमंस के लिए, अल्टीमेटली तो ह्यूमंस के लिए ही कुछ काम होना है, तो इसकी रेलिवेंसी ह्यूमंस के लिए कैसे होगी, ठीक है। तो
तो आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सन और सोलर विंड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको ब्रीफ में, तो क्या आपको आइडिया लग जाएगा कि असल में करना क्या चाहता है सोलर मिशन से। आप जानते हैं कि सोलर सिस्टम में जो हमारा अर्थ है, अर्थ के आसपास जितने भी प्लैनेट्स हैं, उसमें एक सन ही एक ऐसा स्टार है जो हमारे सबसे क्लोज है, राइट। अर्थ यहाँ है, सन यहाँ है, तो सन ही सिर्फ ऐसा स्टार है जो अर्थ के इतने क्लोज है। तो अगर सन ही सिर्फ ऐसा स्टार है जो अर्थ के इतने क्लोज है, तो हम इसी को स्टडी कर सकते हैं ना। तो आप देखिए, अगर चावल बनता है तो आप सिंगल चावल उठा के चेक करते हैं कि पका कि नहीं पका। उसी तरह से अगर इस ब्रह्मांड में हम एक सूरज को अच्छे से पढ़ सकें, सूरज को अच्छे से समझ सकें, तो हमें शायद ब्रह्मांड के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिल सकती है। हम एक अनुमान लगा सकते हैं, हम एक मैथमेटिकल मॉडल कैलकुलेट करके, मैथमेटिकल मॉडल के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर इसमें ऐसा है तो उसमें कैसा होगा, पहली बात। दूसरा है, पहला कि सन इज़ द ओनली क्लोजेस्ट स्टार, ठीक है। दूसरा पॉइंट, सन जो है ना वो अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का, अग्रीड, ठीक है। तो अगर सन जो है अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का, तो लाइफ का इवोल्यूशन भी उसी से हुआ। अब मैं उतनी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री और बायोलॉजी पे नहीं जाऊंगा, आप इतना समझेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ लाइफ का जो अल्टीमेट सोर्स है वो सन है। आई होप यू वॉन्ट डिसएग्री। तो अगर हम इवोल्यूशन के लाइफ के इवोल्यूशन को पढ़ना चाहें, तो अगर क्या हम उसके सोर्स को समझ के पढ़ के कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ जो है, इसका अल्टीमेट सोर्स है सन, ठीक है। तो अगर सन को पढ़ें तो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ सकते हैं। अब तीसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और थोड़ा साइंटिफिक है, सन जो है वो अर्थ के काफ़ी क्लोज है, और सन अर्थ को इफ़ेक्ट भी करता होगा अगर क्लोज है तो। कैसे इफ़ेक्ट करता होगा? तो सन में एक आता है सोलर विंड, ठीक है। ये सन है तो इसका एक कोरोना होता है, यहाँ से एक सोलर विंड एमिट होता है। ये सोलर विंड क्या है ना, एक आयनाइज्ड गैस का एक मिश्रण है, एक समूह है, एक ग्रुप है, ऐसा कुछ मानिए कि आयनाइज्ड गैस का एक लंप है जो अर्थ की तरफ आता है। वो आयनाइज्ड गैस जो है, वो सोलर विंड जो है, इतना ताकत रखता है कि धरती को डिस्टर्ब कर सकता है। वो किस फॉर्म में डिस्टर्ब कर सकता है? तो वो सोलर विंड कैन शेक द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को शेक कर सकता है। चलो, अब सोलर विंड है, ये क्या किया कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को शेक कर दिया, थोड़ा हिला दिया। तो आपको ये भी समझना होना चाहिए कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है क्या, और इसका हमारे दैनिक ज़िंदगी में क्या असर पड़ेगा। तो असर तो ये पड़ेगा कि अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं ना, ये नहीं देख पाएंगे, सीधा असर आप समझ लीजिए। वो कैसे होगा? तो जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, उसको शेक करेगा। उसके शेक होने से जो एक टर्म है स्पेस वेदर, स्पेस वेदर जो है ना, ये काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएगा। अब ये स्पेस वेदर क्या, देखिए बहुत नए नए टर्म्स हैं, एक दो बार वीडियो देखिए सब घुस जाएगा दिमाग में, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा इससे आएगा। तो स्पेस वेदर क्या होता है ना, कि जो नॉर्मल आप बाहर निकलते हैं तो वेदर क्या होता है, एक सन है, सन्नी वेदर है या रेनी वेदर है। उसी तरह से अंतरिक्ष में जो वेदर है, ऑर्बिट है, किसी प्लैनेट के अराउंड सैटेलाइट उस ऑर्बिट में घूम रहा है, अचानक से कोई एस्टेरॉयड आ गया, दोनों को धक्का मार दिया, तो स्पेस का वेदर जो है डिस्टर्ब हो गया, किसी का ऑर्बिट डिस्टर्ब हो जाएगा, जो छोटे छोटे कण होंगे वो जाके सैटेलाइट में टकरा जाएंगे, तो देयर विल बी टर्बुलेंस। तो यही स्पेस वेदर को कैसे चेंज करेगा? तो ये जो है सैटेलाइट्स की जो ऑर्बिट है उसको ऑल्टर करेगा।
पहला चीज़। दूसरा क्या करेगा कि उनके लाइफ टाइम को शॉर्ट करेगा। उनका अगर उम्र है कि 5 साल उनका तय किया गया है कि वो अपने ऑर्बिट में घूमेंगे और हेल्प करेंगे, तो 5 साल नहीं घूमेंगे, वो मात्र 6 महीने में रिटायर हो जाएंगे, साल भर में रिटायर हो जाएंगे। साथ में ये उनके ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो होते हैं, काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के कारण बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है उन पे और उनके साथ इंटरफेयर करते हैं। ओवरऑल आप जाने कि जो सैटेलाइट सिस्टम है ना, सैटेलाइट सिस्टम है, ये सैटेलाइट सिस्टम को तबाह कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये दे कैन डिस्टर्ब द सैटेलाइट सिस्टम। कैसे सिस्टम को डिस्टर्ब करेंगे, होप आप अच्छे से समझ गए होंगे इस एग्जाम्पल से। ठीक है, चौथा रीज़न, ये भी इम्पोर्टेंट है, एक बेसिक नॉर्मल सा रीज़न है। समंदर बड़ा है, उसको समझने के लिए पहले क्या है ना, सी फेरर्स भेजे जाते थे। ठीक है, तो वो क्या करते थे, समंदर के बारे में पता लगाते थे कि यहाँ पे आइलैंड है, यहाँ समंदर है, समंदर का स्ट्रेच ये है, वहाँ पे ऐसा वेदर है, वहाँ पे इतनी बारिश होती है, वहाँ आइस है। इसी तरह से आप पार्कर मिशन को समझिए कि सन के बारे में सी फेरिंग करेगा, वो सन के बारे में वो जानकारी इकट्ठा करेगा। ठीक है, जानकारी इकट्ठा क्यों करेगा, क्योंकि वो एक अनइनहेबिटेड जोन है, वहाँ पे कुछ नहीं है, कोई नहीं गया आज तक। अगर कोई नहीं गया तो किसी को तो जाना पड़ेगा ना, क्योंकि हमको जानकारी चाहिए, वी नीड डेटा। तो फॉर दैट पार्कर मिशन विल बी एक्टिंग एज अ सी फेरर। तो ओवरऑल अगर कहें तो दिस पार्कर मिशन इज गोइंग टू स्टडी द स्ट्रक्चर एंड dynamics of solar wind, and also determine the normalcy of space weather, या फिर to study the causes that are disturbing the normalcy of space weather। ठीक है, तो इससे हमको क्या हेल्प होगा ना, एक और हेल्प हो जाएगा कि जो हम सैटेलाइट सिस्टम है डिस्टर्ब होता है, तो हम ऐसा सैटेलाइट बनाएंगे ना जो उस सिचुएशन को भी रेजिस्ट कर पाए, उसमें भी ये हेल्प करेगा। अब देखिए चीज़ें निकल के आ रही हैं, एक एक करके निकल के आ रही हैं। ठीक है, अब हमने देख लिया कि सन और सोलर विंड को क्यों पढ़ना ज़रूरी है, ये हमने इतने देर से यही समझ रहे थे हम लोग। अब जो हम पहला पार्ट है वो तो समझ गए कि पार्कर सोलर प्रोब है क्या है। ये नासा का एक मिशन है और नासा के मिशन का नाम है लिविंग विथ ए स्टार प्रोग्राम। ये ज़रूर मेंशन करिएगा, कीवर्ड है, दैट इज़ टू एक्सप्लोर द एस्पेक्ट ऑफ सन अर्थ सिस्टम। ठीक है, सन और अर्थ का जो सिस्टम है, जो रिलेशन है, यही है स्पेस प्रोब, पार्कर स्पेस प्रोब। जो सन और अर्थ का सिस्टम है उसको स्टडी करने के लिए नासा ने इसको भेजा है। अब क्यों सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस इसके लिए है क्योंकि 60 साल में पहली बार कोई सन जो है, कोई सैटेलाइट जो है वो सन के इतने करीब जाएगा। कितने करीब जाएगा, तो दो डेटा है, आप अगर याद कर लीजिए तो थोड़ा तो वैल्यू एडिशन होगा कि 3.8 मिलियन माइल्स, 3.8 मिलियन माइल्स जो है करीब जाएगा, और 7 बार से ज़्यादा अभी तक जा चुका है। ये मिशन 2018 में ही लॉन्च हो गया था। ठीक है, दो चीज़ बताया। अब एक छोटा सा चीज़ मैं बता देता हूँ कि ये ट्रैवल कैसे करेगा सन के अराउंड। ये सन है, ठीक है, ये मरकरी है, ये वीनस है, तो इसका जो रहेगा ना कुछ ऐसा ट्रैवल करेगा। ये इसका ऑर्बिट है और ये ऐसे ट्रैवल करेगा ये। तो जब यहाँ आएगा पेरिहीलियन पे, पी से पास
पी से पेरिहेलियन ये सन है। तो यहाँ जब आएगा ना, ये जितनी बार आएगा, ठीक है, उतनी बार ये सन के कोरोना को, ये जो पार्ट है ना, ये बाहर वाला पार्ट, ये कोरोना है, ये इसको स्टडी करेगा, ठीक है। स्टडी करेगा तो इसके बारे में सारे कैरेक्टरिस्टिक को ये गेन करेगा। यही इसका मेन फंडा है। और 2-4 लाइन हम उस प्रोब के बारे में भी बोल देंगे कि दैट दिस प्रोब इज़ स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू स्टडी द हीट एंड एनर्जी मूवमेंट थ्रू कोरोना। इसका जो टेम्परेचर होता है ये करीब 2500 डिग्री सेल्सियस का होता है, इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें काफ़ी कटिंग एज इंजीनियरिंग एडवांसेस किए गए हैं। साथ में इसमें 4 इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जैसे मैग्नेटिक फील्ड, प्लाज्मा एंड एनर्जिक पार्टिकल्स, और साथ में ये सोलर विंड की फ़ोटो भी खींचेगा। तो ये सब जो है इसके सिग्निफिकेंस है। इसकी रेलेवेंसी क्या होगी स्पेस रिसर्च में, तो मैंने आपको ऑलरेडी 4-5 पॉइंट यहाँ अच्छे से बता दिया है। आप इसको अपने वर्ड्स में लिखेंगे तो मोर देन एनफ होगा, ठीक है। अब अगला जो पार्ट है हमारा, अगला क्या पार्ट है कि पीपीपी मॉडल भारतीय अंतरिक्ष उद्योग के लिए कितना टिकाऊ है, ठीक है। तो इस पार्ट का आंसर करने के लिए आपको पीपीपी मॉडल को थोड़ा आप डिफ़ाइन कर दीजिए। ऑलरेडी 2 दिन पहले सब बताया हुआ है, उसको मैं नहीं जाऊँगा पीपीपी में। आप पीपीपी मॉडल को डिफ़ाइन करिए। उसके जो 3 पार्ट है, अगर आप उसको लिख सकते हैं तो उसको भी लिख दीजिए, नहीं लिख सकते हैं तो छोड़ दीजिए। पीपीपी को डिफ़ाइन करिए। उसके बाद आप इंडियन स्पेस इंडस्ट्री का जो है ना वो मॉडल क्या है। तो इंडियन स्पेस इंडस्ट्री के बारे में अगर आप थोड़ा सा ब्रीफ में दे देता हूँ कि जो अभी इंडियन स्पेस का जो सारा काम है वो इसरो देखती है। इसरो इज़ द मदर ऑर्गेनाइजेशन। ये किसके अंदर है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर है। ये किसके अंदर है? ये पीएमओ के अंदर आता है। तो इसरो के जो चेयरमैन होते हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के सेक्रेटरी होते हैं और वो सीधा रिपोर्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। 1992 में इसरो की जो टेक्नोलॉजी है, सर्विसेज है और जो भी इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का जो काम था उसके लिए 1992 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जिसका नाम है एंट्रिक्स कॉरपोरेशन, ठीक है। बाद में जैसे जैसे हम लोग इवॉल्व हुए, जैसे जैसे हम लोग जैसे क्रायोजेनिक हमने बना दिया, PSLV का MK3 भी सक्सेसफुली टेस्ट हो गया। बाद में हम लोग ने NSIL जो है कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, उसको लॉन्च किया जो कि एंट्रिक्स को रिप्लेस कर दिया था उस टाइम। उसके बाद लेटेस्ट जो है बिल्कुल अभी जो नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट है, उन्होंने इन स्पेस नाम की एक संस्था बनाई है। ये संस्था क्या करेगी कि इंक्यूबेशन देगी जो भी नए स्पेस बेस्ड स्टार्टअप्स हैं। और इसके चलते क्या हुआ ना कि बहुत छोटी छोटी कंपनी इमर्ज हुई हैं इंडिया में। और वो अब इसरो अगर सैटेलाइट लॉन्च करेगी तो एक सैटेलाइट में बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो एक एक कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर करना इसरो के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो स्पेशलाइजेशन अंडर गाइडेंस ऑफ इसरो अगर नंबर ऑफ कंपनीज डेवलप होती हैं तो दैट विल हेल्प इन एक्ट एज एन एंसिलरी इंडस्ट्री टू द मेन इसरो इंडस्ट्री, ठीक है। तो इस तरह से जो है इंडियन स्पेस इंडस्ट्री अभी जो स्पेस की इंडस्ट्री है वो सस्टेन कर रही है, चल रही है। और आप इसमें 2-3 एग्जाम और लिख सकते हैं कि इसरो अभी रिसेंट का जो एक सैटेलाइट लॉन्च हुआ था उसके बारे में लिख सकते हैं कि जो भी पड़ोसी देशों के या नेबरिंग कंट्रीज़ के या आसपास के जो भी देश हैं उनके सैटेलाइट को भी हम लॉन्च करते हैं, तो उसको भी हम लिख सकते हैं इस पार्ट में। उसके बाद पीपीपी जो स्पेस इंडस्ट्री में है वो कहाँ तक हेल्प करेगा, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे कि द बेस्ट मॉडल ऑफ स्पेस इंडस्ट्री में जो पीपीपी है वो ISS जो लैब है अंतरिक्ष में अभी वो पीपीपी मॉडल पे ही बेस्ड है। तो ऑलरेडी ये मॉडल एग्जिस्ट करता है वर्ल्ड में और आप उसको इंडिया के लिए रेप्लिकेट बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं, किया जा सकता है। साथ में अगर आप स्पेस इंडस्ट्री को देखें तो स्पेस इंडस्ट्री में स्टेट ओन्ड जो हैं वो इसरो है,
न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, इन स्पेस है, और साथ में अभी 2-3 प्राइवेट कंपनीज जो आई हैं, आप उनका मेंशन करें तो अच्छा रहेगा। जैसे गोदरेज एरोस्पेस है, फिर लार्सन एंड टब्रो है, ठीक है, और बाकी छोटे छोटे स्टार्टअप्स भी काफ़ी इमर्ज हुए हैं, जैसे अग्निकुल कॉस्मोस या ध्रुवा स्पेस, बेलेट्रिक्स एरोस्पेस, इन सब के नाम को अगर आप इसमें लिखें तो अच्छा रहेगा। आप एनालिसिस पार्ट में ऐसा दे सकते हैं जो आप पीपीपी मॉडल के सिग्निफिकेंस में लिखते हैं कि वो कैसे हेल्प करती है गवर्नमेंट के साथ काम करने में, कैसे सिस्टम रिफॉर्म हो जाता है, कैसे एफिशिएंसी बढ़ जाती है सिस्टम की। वही मोर और लेस पॉइंट आप यहाँ लिख सकते हैं। स्पेस इंडस्ट्री में एज स्पेसिफिक आपको स्पेस इंडस्ट्री मॉडल के बारे में जो समझाएंगे वही लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप जो दुनिया भर में एग्जिस्टिंग मॉडल्स हैं, जैसे बहुत सारे कंपनीज़ हैं यूएस की और बाहर की, जैसे स्टार्टअप्स हैं, जैसे मेड इन स्पेस है, स्पेस टैंगो, टेकसॉट, बायोसर्व, ये सब जो हैं ये गवर्नमेंट के साथ मिलके काफ़ी कुछ प्रोग्राम्स वहाँ नासा के साथ करती हैं, तो उनका एग्जांपल हम लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे कि पीपीपी मॉडल में के कारण जो है टेक्नोलॉजी एडॉप्शन जल्दी होगा। अब जैसे थोड़ा 2-3 लाइन लिख देंगे कि 3D मेटल प्रिंटिंग हो रही है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है जो कि हम स्पेस में डेवलप करेंगे, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, इसके बाद 3D प्रिंटिंग, उसके बाद हो जाएगा क्वांटम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। ये सब टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप होगी, साथ में हम रिमोट सेंसिंग कैपेबिलिटी भी डेवलप होगी, तो इसका उपयोग हम सैटेलाइट में कर सकते हैं। और ये सब टेक्नोलॉजी जो है प्राइवेट कंपनीज अच्छे से डेवलप कर पाती हैं, ठीक है। अब बताने का मतलब समझ रहे होंगे कि आप दोनों को रिलेट करना है आपको। जो ये सब टेक्नोलॉजीज़ हैं वो प्राइवेट अच्छे से डेवलप कर चुकी हैं, इस पर बहुत आगे लेवल तक जा चुकी हैं, और इसका उपयोग अगर स्टेट ओन्ड कंपनीज़ में होगा तो स्टेट ओन्ड कंपनीज़ की एफिशिएंसी जो है एकदम दिन दुगुने रात चौगुने बढ़ेगी। अब इंडिया के लिए क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए, तो इंडिया के लिए यही वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं कि ऑलरेडी इसरो जो है हमारा काफ़ी कुछ कर रहा है और एक बेंचमार्क सेट कर रहा है स्पेस इंडस्ट्री में। तो अगर पीपीपी मॉडल आएगा तो उस कॉस्ट को हम और भी मिनिमाइज़ कर सकते हैं, तो इंडिया को सुपर पावर बनाने में, इंडिया को जो एक सेंटर प्लेस ऑफ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर स्पेस ऐसे करके लिख सकते हैं। साथ में इंडिया का जो मेक इन इंडिया का प्रोग्राम है उसके अंतर्गत हम छोटी छोटी एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करके, हम प्राइवेट को बूस्ट करके, हम इकोनॉमी को भी बूस्ट कर रहे हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं, इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं। तो ये सब पॉइंट आप लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। तो हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया। होप यू राइट आंसर आप लिखिए और फिर रिव्यू करिए दूसरे के आंसर को, हम लोग भी रिव्यू करेंगे कुछ क्वेश्चंस को, ठीक है। तो कीप राइटिंग, be with us, keep learning with us. Thank you.